नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। शशि थरूर के बयानों से लेकर अरविंद केजरीवाल के भविष्य और प्रशांत किशोर की राजनीति तक पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा भेजे गए सवालों पर चर्चा करने हम एक बार फिर हाजिर हैं हमारे इस साप्ताहिक शो पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड में। मैं अपूर्वा मंदानी और मेरे साथ है हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह। अम, हम मेरी सहकर्मी नीलम पांडे यूजुअली इस शो को होस्ट करती है, लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से वो इस एपिसोड के लिए नहीं आ पाई, तो इसलिए आज मैं आपके सामने ये शो होस्ट कर रही हूँ। डीके, सवालों से शुरुआत करते हैं। हमें जी। कई सारे सवाल आए हैं। पहला सवाल आदित्य कलुंगी हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं आप द्वारा अपने राज्यसभा सांसद को लुधियाना उपचुनाव में उतारने के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या ये पुष्टि हो गई है कि केजरीवाल अब पंजाब के सांसद के रूप में राज्यसभा में प्रवेश करना चाहते हैं, और अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि वे अब राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय राष्ट्रीय राजनीति परिदृश्य में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं? देखिए इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने इसका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये किया जा रहा है। ये जो देखिए संजीव अरोड़ा हैं राज्यसभा के मेंबर आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको आपने अनाउंस किया है लुधियाना वेस्ट के असेंबली बाई इलेक्शन के लिए उनका हुँ। कैंडिडेट। इसी के बाद स्पेकुलेशन चला कि शायद वो आगे इनका तैयारी है कि राज्यसभा से इनको हटा के सीट वैकेंट होगा तो अरविंद केजरीवाल को ले जाएंगे। जी। आपने खंडन किया है, ठीक है, लेकिन अब ये भी अब देखिए कुछ और भी बातें हैं उसमें। पहली बात कि आप आदमी पार्टी ने इतने पहले अनाउंस कर दिया। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने डेट भी नहीं अनाउंस किया है कि कब हुँ। उसका इलेक्शन होगा, और इसलिए अभी आप खंडन भी करें, लेकिन जब डेट अनाउंस होगा फिर चुनाव होगा, अब चुनाव में संजीव अरोड़ा जीतेंगे, हारेंगे, तभी वो राज्यसभा खाली करेंगे। देखिए कोई हुँ। बिज़नेसमैन अगर राज्यसभा में एंट्री होती है किसी पार्टी की तरफ से, जो बिज़नेसमैन हो, तो वैसे ही तो नहीं हो जाती है, हुँ। और वैसे ही कोई बिज़नेसमैन अपना राज्यसभा छोड़ के तो जाएगा नहीं। मतलब काफ़ी मशक्कत, काफ़ी काफ़ी कुछ करना पड़ा होगा राज्यसभा का टिकट लेने के लिए उनको, आम आदमी पार्टी को। जी। तो वो वहाँ जीतेंगे, उसके बाद कुछ उनको मिलेगा, तभी वो राज्यसभा खाली करने वाले हैं। लेकिन अब उनको एक तो बाई इलेक्शन में लड़ाना थोड़ा-सा अनयूजुअल है हुँ। कि आप राज्यसभा के एमपी को जाके लड़ा रहे हैं। तो उसमें इसलिए कनेक्ट किया। लेकिन दूसरी बात ये भी है जो कि आपके नेता हों या बाकी पार्टियों के नेता हों, जो अब कहते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? अब देखिए पंजाब को दिल्ली से चलाने की कोशिश तो करेंगे वो, लेकिन इतना भी वो नहीं होगा कि पंजाब जाके बैठ जाए। जी। तो अब क्या करेंगे? विजिबिलिटी देखिए ऑलरेडी दिल्ली इलेक्शन हारने के बाद जो अरविंद केजरीवाल की विजिबल उतना हम नहीं देख रहे हैं आप। हुँ। और धीरे-धीरे बिकॉज़ आप यहाँ पे सत्ता के बाहर हैं, यहाँ मेन आपकी फेस हो गई है आती सी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, मतलब एटलीस्ट असेंबली के अंदर में। जी। तो अरविंद केजरीवाल को विजिबिलिटी कहाँ से मिलेगी? वो राज्यसभा में जाएँगे, तब विजिबिलिटी मिलेगी, और वहीं से एक एक बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म है उनके लिए विजिबल रहने का लगातार। तो इसीलिए पहले से चल रहा था स्पेकुलेशन कि आज न कल राज्यसभा में जाएँगे, और उसके बाद जब इन्होंने अनाउंस किया कैंडिडेट लुधियाना वेस्ट से, वो लगा कि जीतने के बाद अगर अरोड़ा जो है संजीव अरोड़ा खाली करेंगे राज्यसभा, फिर ये जाएँगे। अभी इस पे डेफिनिटिव नहीं कह सकते, लेकिन अभी मैं आपके खंडन को कहते हैं ना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, जी। कि अभी खंडन कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए अभी तो कई महीना बचा हुआ है, आगे क्या होता है। ठीक है, अगले 2 सवाल साथ में लूँगी। रूफ 007 बोल रहे हैं कि इस हालिया थरूर विवाद के बाद कांग्रेस एक बार फिर गलत कारणों से खबरों में है। आप यहाँ से कांग्रेस की राह कहाँ जाते हुए देखते हैं? वो बोल रहे हैं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मुग़ल-ए-आज़म का डायलॉग कह रहे हैं, कुछ लॉयल वोटर्स और वर्कर्स तुम्हें मरने नहीं देंगे और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। देखिए पहले तो ये जो कह रहे हैं, ये मुगले आजम का काफ़ी काफ़ी सालों पहले मैंने देखा, तो मुझे याद तो नहीं है, मेरे ख्याल से उस फ़िल्म का डायलॉग ये नहीं है। जी। लेकिन हाँ, जनरली ये डायलॉग अजीत को एट्रिब्यूट किया जाता है। हुँ। डायलॉग था कि कहते हैं ना कि रॉबर्ट इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, हुँ, हुँ। लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। वो शायद उसकी बात जी, कर रहे हैं जी। वो। अ, खैर एनीवे, तो ये कांग्रेस कहाँ जाएगी आगे, हम बहुत बार चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के सामने कितना मुश्किल है, और ये शशि थरूर का विवाद जो हुआ है, ये अगेन उससे बहुत नेगेटिव जाता है कि जिस तरह से पार्टी की लीडरशिप पार्टी को चला रही है। जी। शशि थरूर ऑल सेड एंड डन वो पॉपुलर फेस है, मतलब आपके मिडिल क्लास में, यूथ में उनका काफ़ी अपील है। और देखिए आप केरला से वो 4 बार अगर त्रिवेंद्रम से वो जीत के आ रहे हैं लोकसभा, ऐसा नहीं है कि पिछले 2 चुनाव में चूँकि कांग्रेस स्वीप कर रही है तो इसलिए वो जीत गए। उसके पहले भी कांग्रेस अब स्वीप नहीं भी कर रही थी हुँ, हुँ। केरला में इलेक्शन में, तब भी वो जीत के आए थे। जी। तो एक उनका है, उनकी एक पॉपुलैरिटी है जो कि केवल तिरुवनंतपुरम में ही नहीं है, उसके बाहर भी है केरला में, और मतलब देश में पूरा है।
तो वैसे चेहरे को, जो कि इतना अब काफ़ी मुखर हैं वो, उस चेहरे को आप इस तरह से ओपनली जिस तरह से अब देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से कोशिश हो रही है कि उनको दबा दिया जाए, जी। तो इससे कांग्रेस की इमेज को और एक्चुअली आघात पहुंचेगा कि आप जो एक जाने माने चेहरे हैं और जो आउटस्पोकन हैं, हुँ, अच्छे ऑडिटर हैं और पब्लिक इश्यूज पे अच्छी चीज़ें कहते हैं वो, मतलब उनको पार्लियामेंट में भी सुनेंगे, काफ़ी सेंसिबल चीज़ें कहते हैं जी। और लगातार आपके साथ रह रहे हैं। अब जो एक जो फैक्शनलिज्म जो केरला कांग्रेस में है, उसके चक्कर में अब उनको पुश आउट किया जा रहा है। देखिए, जो बीच में कंट्रोवर्सी जो शशि थरूर पे हुई, अब उन्होंने हुआ कितना, अभी उनका कल आपने ट्वीट देखा होगा, एक इंटरव्यू में उनको गलत, थोड़ा-सा गलत कोट हो गए वो। मतलब पॉडकास्ट था लेकिन जो छपा, हुँ, जो अखबार में छपा उसका थोड़ा-सा मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जिससे शशि थरूर नाराज़ थे। तो उसमें 2 चीज़ें थी कि एक में कहा जा रहा था कि शशि थरूर कह रहे हैं कि जो हम मैं अपना बाहर ऑप्शन देख रहा हूँ कांग्रेस के। हुँ, उन्होंने एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं बाहर की कांग्रेस जो भी हम पे डिसाइड करेगी वो दूसरी बात है, मेरे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं। हुँ, मैं किताबें लिख सकता हूँ, मैं स्पीचेज़ दे सकता हूँ, मुझे देश-विदेश से सब स्पीच देने के लिए बुलाते हैं। जी। तो मैं अपना टाइम बिता सकता हूँ वो सब करके। तो ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही मुझे रहना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी दूसरी पार्टी में ऑप्शन देख रहे हैं। वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था। दूसरी बात थी कि उन्होंने उनका जो कोट किया गया, उसमें ये हो गया कि जो ये कह रहे हैं केरला में तो हमारी कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। तो ये इस पे फिर इस बात पे बहुत सारे केरला कांग्रेस में लोग बयान देने लगे, उनके उन पे अटैक होने लगा। फिर बाद में जब आया पॉडकास्ट निकल के तब पता चला कि उन्होंने कहा था कि नहीं, केरला कांग्रेस में लीडर्स हैं लेकिन काडर हमारे वर्कर्स नहीं हैं वहाँ हुँ, पे। तो वो एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी में फँस गए बिना कुछ कहे हुए। ओरिजिनल जो कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था वो तब था जब उन्होंने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है केरला में उसकी तारीफ की थी। अब इस पे हो गया केरला कांग्रेस को लेके ये तारीफ कैसे कर दी, तो एलडीएफ गवर्नमेंट, लेफ्ट गवर्नमेंट की आपने तारीफ कर दी। जी। बट पॉइंट है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे कि भाई अगर कुछ हमारे स्टेट में कुछ हो रहा है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसमें आप 2 तरह से देख सकते हैं। अगर कांग्रेसी हैं आप कहेंगे अरे किसी की तारीफ कैसे कर दी। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि स्टेट्समैन टाइप के हैं कि कोई भी अगर कोई किसी सरकार ने कुछ अच्छी चीज़ें की है, तो उसको एप्रिशिएट करते हैं। और आई थिंक हुँ, मैं दूसरा दूसरा वाला इंटरप्रिटेशन में बेटर जाना चाहूँगा कि हर एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो अपोज़िशन है तो हर एक चीज़ को आप क्रिटिसाइज़ ही करें। जी। तो अगर शशि थरूर ने किसी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ़ कर दी है कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है जो ठीक बन रहा है, तो हुँ, उसमें कुछ गलत नहीं था। हुँ, लेकिन वही कहे ना कि केरला कांग्रेस में इतना ज़्यादा फैक्शनलिज़्म है और शशि थरूर अभी जो केरला में जितने लीडर हैं वो सबसे जाने-माने चेहरा है। बाकी सब और भी हैं, कुछ मास लीडर्स और भी होंगे, लेकिन शशि थरूर का जो अपील है वो अभी हुँ, केरला में किसी लीडर में नहीं है। जी। अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है, अभी ये देखिए केसी वेणुगोपाल हैं, काफ़ी क्लोज़ हैं राहुल गांधी के। अब उनका भी एम्बिशन है अगला, अगर कांग्रेस जीती तो हुँ, सीएम बनने का उनका एम्बिशन है। उनके उनके फैक्शन के लोग केरला में हैं और भी कई फैक्शंस हैं। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके शशि थरूर को एक तरह से कॉर्नर करने की कोशिश की गई है। जी। उसका अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि इसमें फिर से कांग्रेस लीडरशिप जो है उसमें वो दिखा नहीं रही लीडरशिप कि वो लड़ने दे रहे हैं, लड़ते रहो, करते रहो, मतलब वो बिना ये देखे हुए कि आप आपके कई जाने-माने चेहरे आपकी पार्टी छोड़ के चले गए हैं और आप ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इनको भी मतलब छोड़ ही देना पड़े। तो वो कांग्रेस के लिए सोचने की बात है। जी। देखिए अगला सवाल भी इसी से ही जुड़ा हुआ है जैसे मैंने कहा नितिन पटेल पूछ रहे हैं कि शशि थरूर के साथ क्या हो रहा है? गांधी परिवार की फेवरेटिज्म के कारण कांग्रेस एक और शानदार नेता को भाजपा के हाथों खोने जा रही है। देखिए, ये मैंने कहा क्या हो रहा है उस जी। पे तो मैंने भी चर्चा की हुँ, है, हुँ। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो भाजपा के हाथों खोएँगे। हुँ, हालाँकि भाजपा चाहेगी अगर शशि थरूर जैसा उनको एक कैच मिल जाए। जी। देखिए, अभी उनके पास एक एमपी है सुरेश गोपी जो कि एक्टर हैं। हुँ, लेकिन त्रिशूर में जो जीते पहली बार जो भाजपा को एक सीट मिला केरला में, वो मैं कहूँगा भाजपा का है, मतलब उनके अपने सपोर्ट बेस है, लेकिन वो सुरेश गोपी का अपना एक काफ़ी पॉपुलर एक्टर रहे हैं हुँ, वो। तो उनकी अपील भी थी। तो एक सीट केरला में बीजेपी के लिए बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फिर भी वो सुरेश गोपी सेंट्रिक है। हुँ, आप उसके बाद एक दूसरा एक कैरिस्मेटिक चेहरा शशि थरूर को ले आएँगे तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा केरला में। हुँ, लेकिन मुझे लगता नहीं, बिकॉज़ इन्होंने भी कहा है शशि थरूर ने भी कि मैं दूसरा ऑप्शन देख नहीं रहा हूँ। बाहर कांग्रेस के नहीं देख रहा हूँ। प्लस क्या है कि काफ़ी आउटस्पोकन है। जैसे कहें ना कि अभी हमने चर्चा की कि पिनरई विजयन गवर्नमेंट ने अगर कुछ अच्छा किया, हुँ, तो उसकी भी तारीफ़ कर जाता है। जी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ही आपके खिलाफ ये शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा काम अगर बीजेपी में करेंगे तो और बुरा होगा। कांग्रेस में तो फिर भी स्टेट के लीडर्स
रह गए कुछ कुछ बोल के। जी, जी। बीजेपी में बहुत ही डिसिप्लिन के मामले बहुत पर्टिकुलर वे में चलते हैं वो। हुँ, हालांकि कुछ अभी मामले हैं जिसमें वो थोड़ा सा लचर होता नजर आता जा रहा है, लेकिन ऐसे भी आप नहीं बोल दोगे। तो बीजेपी चाहेगी उनको लेना, लेकिन क्या शशि थरूर जाना चाहेंगे? मुझे उसमें डाउट है, बिकॉज उनके उनका जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड होता है वो बीजेपी से उनका मैच नहीं करता, उनकी जी। आइडियोलॉजी। तो हालांकि पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजी क्या आपने देखा है, कहाँ से लोग किधर से लेफ्ट से जाकर राइट चले जाते हैं, सेंटर हुँ, से लेफ्ट जाते हैं, राइट जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी अभी जहां तक है, अभी ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करना हो जाए कि इनका ऑप्शन क्या होगा। जी। तो देखिए, अगला सवाल रवि रूल्स का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे मेरा सवाल तमिलनाडु राजनीति पर है। हाल ही में अमित शाह कोयम्बटूर में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। क्या आप वोट शेयर रणनीति में सुधार के लिए अगले साल चुनावों में बीजेपी को फिर से अकेले जाते हुए देखते हैं, या क्या आप उन्हें एडीएमके के साथ जाते हुए देखते हैं, जो कि अमित शाह पहले से ही चाहते थे? देखिए, अकेले तो नहीं, छोटी मोटी बाकी पार्टीज भी ऑप्शंस हैं। हुँ, लेकिन एडीएम की जो हाईकमांड चाह रही है को हुँ, एडीएम के साथ जाना चाहती है, हुँ, बिकॉज अकेले और छोटी मोटी पार्टीज के साथ जाने में कुछ आप इम्पैक्ट कर नहीं पाएंगे, हुँ, स्पेशली असेंबली इलेक्शन में। क्योंकि लोकसभा में तो चलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक अगर वोटिंग हो रही है हुँ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की थोड़ी अपील है। वहाँ पे तमिलनाडु में अपील है, यंगस्टर्स में कुछ उनका है, तो उसमें तो आपका वो भी सपोर्ट था। असेंबली इलेक्शन में पूरा जब पूरे लोकल अब चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए इलेक्शन होगा, हुँ, उसमें बीजेपी अकेले जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। देखो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील भी उतनी इफेक्टिव नहीं हुई। जी। देखिए, अब डबल डिजिट में आ गए होंगे, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं हुई कि आपको कुछ एक सीट दिला पाए। तो वो जब लोकसभा में ये हाल है अगर बीजेपी का, तो असेंबली में क्या होगा अकेले जाना। जी। तो इसीलिए बीजेपी चाहती है कि एआईडीएमके के साथ जाए, लेकिन वो एआईडीएमके के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, पलानीस्वामी ईपीएस जो इनको कहते हैं, वो बीजेपी के साथ जाने को एकदम तैयार नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, अन्नामलाई गए, बाहर सबैटिकल पे गए हुए थे पढ़ने के लिए, फिर लौट के आए, उसके बाद से अन्नामलाई एआईएडीएम को अटैक ही नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत हुँ, क्रिटिकल थे वो। तो इससे रणनीति बहुत साफ है कि बीजेपी चाहेगी एआईएडीएमके के साथ जाना, हुँ। लेकिन एआईएडीएमके उस स्थिति में है, वो चाहेगी बीजेपी के साथ जाना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अगला सवाल आनंद वर्मा का है, जो कि हमारे मेंबर हैं। बोल रहे टीवीके के साथ तमिलनाडु में प्रशांत किशोर की भागीदारी के बारे में उनका सवाल है कि वे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में वापस क्यों आ गए हैं? ऐसा लगता है कि जनसुराज को और अधिक फंड की ज़रूरत है। देखिए, फंड के में तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता नहीं उसके बारे हुँ, में, लेकिन ये है कि प्रशांत किशोर पहली बार ऐसे स्ट्रैटेजी के लिए मेरे ख्याल से नहीं जा रहे हैं तमिलनाडु, हालाँकि वो हो सकता है एडवाइज़री कैपेसिटी में हो। हुँ, जैसे आपने देखा होगा आंध्रा में भी उन्होंने उनको, आपने कहीं उनका पिक्चर्स देखा होगा कि वो बैकरूम में थोड़ा-सा हेल्प कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू को, उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। एक बिग पिक्चर जो होता है कि उसमें आप एडवाइज़री के प रोल प्ले कर सकते हैं। हुँ, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप जाके पूरी टीम के साथ बैठ जाएँ, उनके इलेक्शन चलाएँ। एज़ एन इंडिविजुअल आप एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं। विजय को भी इनकी ज़रूरत है कि अभी की तमिलनाडु की राजनीति देखें तो विजय ने जैसे कहा है कि उनका पॉलिटिकल जो है सो एनिमी या पॉलिटिकल एडवर्सरी जो है वो डीएमके है, और आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी बीजेपी है। हुँ, तो विजय को सूट करता है जाना फिर वही एआईडीएमके के साथ। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि पलानीस्वामी जो है जनरल सेक्रेटरी एआईडीएमके के, वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या वो विजय को चीफ मिनिस्टरियल फेस बनाएँगे? क्या वो कंफर्टेबल होंगे इनके साथ जाना फिर, जी। टीवीके के साथ? हुँ, तो वो, क्योंकि एआईडीएमके से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, इस पे कोई सिग्नलिंग भी नहीं हुई है। हुँ, लेकिन ये है कि दोनों एक-दूसरे को उतना क्रिटिसाइज़ नहीं करते, टीवीके और एआईडीएमके, तो लग रहा है कि बाद में कुछ हो सकता है। बट अगर वैसा नहीं हुआ, तो विजय ने अभी तक, उन्होंने अभी पार्टी लॉन्च की है कुछ महीने पहले, मतलब पॉलिटिक्स में आई है कुछ महीने पहले, मेरे ख्याल से अक्टूबर में उन्होंने फाइनली हुँ, प्लंज लिया था उसको। अब पहली बार आप अभी तक एक चुनाव नहीं लड़ा है। इनके कुछ इंडिपेंडेंट सर्वे बताते हैं कि इनका शायद करीब 15-20% टाइप का जो सपोर्ट बेस है। लेकिन इंडिपेंडेंट सर्विस दूसरी बात है, अब चुनाव हो तो पता चले, तो काफ़ी इनसिक्योरिटी होगी। तो उसमें इनको ज़रूरत पड़ सकती है कि प्रशांत किशोर टाइप के एडवाइज़र, जो कि अब इलेक्टोरल प्लंज लेने के पहले क्या-क्या कर रहे हैं, क्या स्थिति है। जी। तो प्रशांत किशोर वहाँ जो गए हैं, आई डोंट थिंक वो स्ट्रैटेजिस्ट होके गए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन है, पूरा बिहार पे फोकस कर रहे हैं, बिहार में इलेक्शन है। हुँ, देखिए, तमिलनाडु में इलेक्शन तो अगले साल है, अर्ली नेक्स्ट ईयर। बिहार में तो अभी अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन है, और प्रशांत किशोर के लिए वो प्रूव करना है कि कितना मैटर करते हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है कि फोकस करेंगे बिहार पे। हुँ, तो प्रशांत किशोर वहाँ पे कोई फुल फ्लेजेड कोई स्ट्रैटेजिस्ट नहीं है वहाँ पे। गए हैं, मिले हैं, उन्होंने जनरल एक अपनी पॉलिटिकल राय दी होगी। अब विजय के लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल है। देखिए, विजय को अभी आपने देखा, पहले तो बड़े-बड़े स्टार्स जो हैं, जो सक्सेसफुल हुए हैं,
वहाँ के राजनीति में। अब उसको देख लीजिए तो अब अन्नादुराई से ले लीजिए, अन्नादुराई फिल्म एक्टर नहीं थे, वो स्क्रीन प्ले जो उनका उन्होंने कुछ लिखा था, या हुँ। करुणानिधि जो स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे, एक्टर इस तरह के नहीं थे ये लोग। बट एक्टर्स में देखें तो शिवाजी गणेशन थे। अब उनका भी लंबा पॉलिटिकल करियर देखिएगा, उनका मतलब वो डीके से साथ में थे, वहाँ से लेके करीब 50 साल तक वो रहे उसमें एक्टिव। अब बहुत से 7-8 पार्टियाँ उन्होंने बदले। फाइनली जाके मतलब एक बार वो केवल राज्यसभा पहुँच पाए, वो भी इंदिरा गांधी ने उनको फिर राज्यसभा दिया था। हुँ। तो रहे पॉलिटिक्स में, सो बहुत बड़े नाम थे, लेकिन वो भी उतनी ऊँचाई नहीं नहीं जा पाए जो कि जैसे एमजीआर। अब एमजी रामचंद्रन था, उनका करिश्मा था, स्टार थे, वो हुए सीएम। फिर उन्होंने जयललिता को आगे किया, और जयललिता का भी एक करिश्मा एक तो था ही, हुँ। वो सीएम हुई। इसके बाद ऐसा चला कि अब देखिए कई लोग आ गए, विजयकांत आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कर पाए। लगा काफ़ी प्रॉमिसिंग है, लेकिन सक्सेस बहुत ज़्यादा उनको मिला नहीं। आपने अभी देखा आपके कमल हासन। जी। अब कमल हासन भी काफ़ी एक्टिव हुए, काफ़ी घूमे फिरे, उनको रिजल्ट में उनका कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। तो विजय को भी पॉलिटिकल प्लंज लेने के पहले कि ये तो ठीक है कि तमिलनाडु में एक जो फ़िल्मों से आते हैं, उनका जो एक बेस होता है, उसके थ्रू काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट कर जाती थी। जी। लेकिन हर एक केस में ट्रांसलेट नहीं करते। यही मैंने विजयकांत का नाम लिया, अभी कमल हासन की बात कर रहे हैं। तो विजय को भी अंदर में काफ़ी वो होगा, मतलब एप्रीहेंशन होगा, वो भी पूरा श्योर नहीं होंगे। हुँ। और इसीलिए उनको अभी प्रशांत किशोर टाइप के लोग के जो पोलस्टर पहले जो स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं, उनके सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। जी। बट ये इसको मैं स्ट्रैटेजी नहीं, मैं सलाह तक ही सीमित रखूँगा। मुझे इससे जैसा मैंने कहा, मुझे लगता नहीं कि प्रशांत किशोर इसके बियॉन्ड इन्वॉल्व होंगे तमिलनाडु में। जी। या हो सकता है बिहार इलेक्शन के बाद, हुँ, हुँ। अगर उनके पास टाइम बचा तो हो सकता है कुछ लास्ट फ्यू फ्यू वीक्स में कुछ ज़्यादा पुश करें वो। देखिए, अगला सवाल संकल्प का है, इसी से ही जुड़ा सवाल है। हमारे मेंबर हैं संकल्प, बोल रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विजय के कार्यक्रम में पीके की उपस्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक न्यू जनता दल बन रहा है? इस बात को ध्यान में रखते हैं कि पीके को खुद चुनावी आग में झुलसना बाकी है। फिर भी पहले लालू परिवार और अब करुणानिधि परिवार पर सीधे हमलों से आप क्या समझते हैं? वे इतने आश्वस्त क्यों हैं कि युवा उन ट्रेडिशनल कास्ट लॉयल्टी से बंधे नहीं हैं जिनकी कमान लालू, मुलायम, करुणानिधि आदि ने अपने समय में अपने दिनों में निभाई थी। क्या ये राहुल के जाति के समुद्र मंथन से ज़्यादा प्रैग्मैटिक अप्रोच है? आखिरकार हम मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर लेफ्ट की एक ग्लोबल फिनोमिनन देख रहे हैं जो जनता, खासकर युवाओं से जुड़ने में असमर्थ है। यहाँ तक कि ट्रेडिशनल लेफ्ट राइट डिवीजन को भी चुनौती दी जा रही है और यहाँ तक कि इशू बेस्ड राजनीति को केंद्र में लाकर इसे खारिज भी किया जा रहा है। देखिए, कई चीज़ें कई क्वेश्चंस इसमें पूछ रहे हैं संकल्प। हुँ। पहली बात, न्यू जनता दल तो मैं नहीं कहूँगा, शायद इनको जनता दल की याद आई होगी, बिकॉज़ जनता दल का जो फॉर्मेशन हुआ था 88 में, हुँ। उस समय शिवाजी गणेशन थे, वो टीएमएम उनकी पार्टी थे, जी। कि डेढ़ 2 साल ही रही थी। हुँ। वो मर्ज करने वाले कई पार्टीज़ मर्ज करके जनता दल बनी थी ना, जैसे जनमोर्चा था, हुँ। इनका वीपी सिंह का जो था, फिर लोकदल का एक फैक्शन था। कई पार्टियों की जनता दल बनी थी, उसमें एक शिवाजी गणेशन की ही पार्टी थी, हुँ। टीएमएम। तो हो सकता है संकल्प को वो याद आ रहा हो विजय की बात को लेके, जी। कि नहीं, न्यू हुँ। जनता दल की बात तो हो रही होगी इसलिए। हुँ। वो ऐसा कुछ नहीं, जनता दल का लास्ट टाइम एक यूनिफिकेशन की जो बात चली थी 2014-15 में, ये जो आपका जब नीतीश लालू सब साथ में आए थे, हुँ। उसके पहले कई मीटिंग हुई थी। हम मुलायम सिंह के घर पे दिल्ली में हुई हमारी एक, उसमें देखा था हमने उनकी मीटिंग को। सुखदेव गौड़ा थे, मुलायम सिंह थे, लालू यादव, नीतीश कुमार। जब बात चल रही थी कि सारा एक जनता दल यूनाइट हो जाए, तो मुलायम सिंह उसको चाह रहे थे, उसको पूरा करना। लेकिन फिर बात फिर वहीं पे रह गई है। तो अभी नए जनता दल टाइप का तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा। जहाँ तक दूसरा कह रहे हैं कि यूथ की बात करें कि अचानक अटैक क्यों कर रहे हैं हुँ। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को स्पेशली, तो अगर आप सुने उनको प्रशांत किशोर को, बिहार में उनके स्पीचेस को, मोस्टली वो यूथ को क्यों कह रहे हैं, जो पहली बार मैंने चर्चा की है कि सारी पार्टियां जो है आपको जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे बरगला रही है। आपको हुँ। मिला क्या, आपके बेटे को क्या मिला, हुँ। तो आप अपने बेटे के लिए काम करो। तो यूथ को एक नया, एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं, एक नई तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर बिहार में। कितने सक्सेसफुल होते हैं पता नहीं, जी। लेकिन ये सब जो आप कह रहे हैं उनके स्टेटमेंट्स डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ, वो उसी का हिस्सा है। अच्छा। कि भाई सारे राजनीतिक दल, सारे पॉलिटिशियंस, सारे अपने अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, जनता के लिए कोई नहीं कर रहा। हुँ। मैं आया हूं जो कि मैं जनता के लिए करूंगा। तो एक उनका एक लार्जर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये जो एक ग्लोबल फिनोमिनन की बात कर रहे हैं कि जनरली एक एक नैरेटिव चेंज हो रहा है, हुँ।
अब जनरली एक देखेंगे उसके पीछे पहले मेरे ख्याल से संकल्प का ही सवाल था कि नहीं और का था, जब हमने बात की राइट के राइज की बात की थी हुँ, यूरोप में, वेस्ट में क्यों हुआ, तो उसमें एक था डेस्परेशन जो लोगों में है, जो यूथ में भी है, जो कि फ्रस्ट्रेशन जो हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंटेरियन पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट में हमेशा रहे हैं, हुँ, उनसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो अल्टरनेटिव देखना शुरू हो गया है। तो उसके बहुत सारे कारण है, खैर इस अभी तो ये कोई ये नहीं है प्लेटफॉर्म उस पर इलेबोरेट करने का, जो मैंने पिछली बार उसको इलेबोरेट किया था। हुँ, लेकिन इसमें उसी तरह का ट्रेंड चाहेंगे प्रशांत किशोर की डिससेटिस्फैक्शन जो लोगों में है बिहार में, जी। कि एक कहते हैं जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ बोल के आया था, जंगल राज अगर लालू और राबड़ी को मिलाकर जंगल राज था 15 साल का, उसके बाद ही कुछ ही समय रहा 5-7 साल और, जिसमें 2005 से कह लीजिए 2012-10 तक, मतलब नीतीश कुमार का वो टर्म जो था, हुँ, उसमें काफ़ी कुछ बिहार में चेंजेज हुए। लेकिन उसके बाद से धीरे-धीरे देखें कि उनका जो इमेज जो है विकास पड़ोस डेवलपमेंट मैन वाली, वो खत्म होते जा रही है। तो ऐसा कुछ गवर्नेंस में आप कुछ देखते नहीं है वहाँ हुँ। पे। तो फ्रस्ट्रेशन अब दोनों तरफ से हो गया है, या हो रहा है काफ़ी हद तक। जी। प्रशांत किशोर उस स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए कितना सक्सेसफुल होते हैं वो। पीके से प्रशांत किशोर से जुड़ा एक और सवाल आया। कार्तिक पराशर हमारे मेंबर हैं, बोल रहे पीके अपने भाषणों में एनडीए पर निशाना साधते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होगा और एनडीए को सत्ता में वापस लाने में मदद करेंगे? देखिए ये इस पे भी मैंने शायद पिछली बार ही बात की थी कि नुकसान किसका होगा, कितना होगा, उतना तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो पिछला विधानसभा चुनाव देखें 2020 का, जिसमें उभर के आए तेजस्वी यादव एक बहुत ही फायरी यंग लीडर की तरफ से, हुँ, कि उसमें यूथ का उनको काफ़ी सपोर्ट मिला था। फिर इसी यूथ की बात आ रही है, और इन्होंने जॉब प्रॉमिसेज़ बहुत सारा कुछ किए थे कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे बिहार में। तो अभी वही सेगमेंट है जिसको कि पीके जो है सो एक्सप्लोर कर रहा है। और कुछ दिन पहले बाय इलेक्शन हुआ, तो उसमें एक जो माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट में जो है सो अच्छा खासा डैमेज कर दिया था इन्होंने, हुँ, मतलब जो जिसके कारण आरजेडी हार भी गई थी, मतलब आपके कैंडिडेट जनसुराज के कैंडिडेट के चक्कर में। जी। तो किससे ज़्यादा डैमेज करेंगे पता नहीं, लेकिन जब एस्पिरेशनल वोटर्स की बात होती है, तो अब जैसे मैंने कहा ना कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने भी उस वोटर पे काम करने की बात की, हुँ, यूथ पे स्पेशली। अभी जाते हैं तो अब बीजेपी भी उसी पे काम कर रही है, और प्रशांत किशोर भी उसी में कर रहे हैं। तो उसमें अब एस्पिरेशनल वोटर कैसे स्प्लिट करेगा, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए अगला सवाल विशाल कुमार यादव का लूँगी, बोल रहे क्या मोदी सरकार इलाहाबादिया के मुद्दे को यूज़ करके वापस डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? देखिए इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस राइट है, उसको इन्फॉर्म किया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कि रूल्स हैं अभी, हुँ, लॉज हैं, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क जो है इस तरह की चीज़ों को टाइट करने की ज़रूरत है। को हम एग्ज़ामिन करें कि इसको कैसे टाइट किया जा सकता है। हुँ, तो ख़ैर जब मिनिस्ट्री लेके आएगी अपना गाइडलाइन, फिर हम कह पाने की स्थिति में होंगे कि क्या कोशिश कर रही है। लेकिन जहाँ तक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे कंट्रोल की बात है, तो उसमें आपको पता ही है 2023 में करीब अप्रैल में एक आईटी रूल्स में अमेंडमेंट आया था, हुँ, और जिसके बाद से इन्होंने वो जो कोर्ट में अब चल रहा है, लेकिन उसमें ये था कि अब उसमें कि हम फैक्ट चेक का यूनिट बनाएँगे, और अखबार में हो या टीवी में हो या सोशल मीडिया पे हो या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे हो, कहीं जी, भी हो, अगर सरकार के बारे में कुछ है, तो ये सर्टिफ़ाई करेंगे फैक्ट चेक यूनिट कि भई ये फेक है, हुँ, फ़ॉल्स है, मिसलीडिंग है, और उसके बाद हम उस प्लेटफ़ॉर्म को ऑर्डर करेंगे कि आप स्टोरी को नीचे कर लो, या आपको गिराना पड़ेगा। अब इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आप जो कहे ना कंट्रोल करने की कोशिश, वो उस समय हुई थी कि भई अब सरकार खुद ही सर्टिफ़िकेट दे कि ये जो खबर छपी है मेरे खिलाफ ये गलत है हुँ, या फेक है, और इसको हटाओ, मतलब अपने प्लेटफ़ॉर्म से। तो ये तो बहुत ही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जो अटैक था, वो उस अमेंडमेंट में था। ख़ैर जी, चलिए, इस पे तो ये भी कोर्ट में चल रहा है, हुँ, सूर देन लेटर, मतलब इससे फैसला आएगा तो हम देखें, लेकिन जी। फिलहाल तो उसको सस्पेंड किया हुआ है। इस मामले में अब सरकार क्या चाह रही है, क्या करेगी, हमें वेट करना होगा, देखना पड़ेगा क्या करते हैं आगे। देखिए अगला सवाल सिद्धार्थ पानीग्राही का है, बोल रहे क्या डीके शिव कुमार का रिलीजियस एस्पेक्ट के प्रति रुख सिद्धरमैया के अहिंदा समर्थन को संतुलित करने और कांग्रेस के वोटों की संख्या में इजाफा करने का प्रयास है, या क्या ये डेप्यूटी सीएम के लिए अलग वोट बैंक बनाकर मुख्यमंत्री के कोर टारगेट के जोखिम को नकारना है? देखिए उतना स्पेसिफिक मैं इसमें नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ अभी बस 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो वो गए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, और दूसरा आपके जग्गी वासुदेव का जो है उसको एक हुँ, महाशिवरात्रि का एक सेलिब्रेशन था, उसको अटेंड हुँ, करके आए थे। उसी में ये सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है।
लेकिन मेरा इसमें व्यू है कि देखिए डीके शिव कुमार बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। उनको पता है अब उनका कास्ट, अब देखो वोकलिगा है तो उसका कम्युनिटी देखे तो उसमें अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप वो माइक्रो में देख रहे हैं। मैं हुँ, इसको लार्ज पिक्चर में देख रहा हूँ कि ये एक एज ए पॉलिटिशियन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो। मतलब ये होता है ना कि जनता का जो जो जनता में है एक आपको याद होगा जब सोनिया गांधी गई थी 2001 में महाकुंभ में, हुँ, तो उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कमेंट आया था, उसको जस्टिफाई उनकी पार्टी ने किया था कि भाई जो जनता की का जो एक पल्स होता है उसके साथ आपको पॉलिटिशियन को रिस्पॉन्ड करना होता है। हुँ, तो वही बात है जो कि डीके शिवकुमार अभी जो कर रहे हैं। अब ठीक है उनकी पार्टी टॉप लीडरशिप शायद वो उनका विश्वास नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए प्यू प्यू रिसर्च सेंटर का एक मुझे पुराना सर्वे एक याद आ रहा है कि रिलीजन पे किया था उन्होंने इंडिया में करीब 30,000 लोगों से पूरे कंट्री में घूम घूम के। उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने नोट किया था कि देखिए करीब 64% जो ये हिंदूज हैं उसमें कह रहे थे कि उनका विश्वास था कि यू यू हैव टू बी ए हिंदू टू बी ट्रूली इंडियन। आपकी आइडेंटिटी हिंदू वाली इंपॉर्टेंट हो जाती है, हुँ, मतलब रिलीजन रिलीजन जो है। तो अगर इतने लोगों को लगता है कि ट्रूली इंडियन होने के लिए आपको उस धर्म में जो है सो उसको अब लिंक कर रहे हो धर्म से, तो पॉलिटिशियन को भी उसको आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। साउथ में उस तरह का रिलीजियस पॉलिटिक्स उतना उतना नहीं चलता उस लेवल का, लेकिन उसी सर्वे में है कि अगर ऑल इंडिया एवरेज था कि 64 लोग कह रहे हैं हुँ, और साउथ में करीब 42% लोगों का ये था कि आपको ट्रूली इंडियन के होने के लिए आपका जो है सो हिंदू एक फेथ जो है सो उससे उसको लिंक करता है। जी। तो अगर इस तरह का पब्लिक में आपका ये है, पब्लिक का सेंटिमेंट्स ये है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना होता है। और डीके शिव कुमार बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है, हुँ। तो मैं उनके इन चीज़ों को मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ। देखिए अगला सवाल कोलैब फ्रेंड इनका यूज़र नेम है, बोल रहे हैं क्या बिहार में चुनाव से पहले बँटने वाली है जेडीयू? मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट इंडिकेशंस नहीं है, लेकिन जेडीयू का बहुत कुछ डिपेंड करेगा इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या होता है। हुँ, क्योंकि जेडीयू को अभी बीजेपी डिस्टर्ब करने की स्थिति में नहीं है। बहुत लोग चर्चा करेंगे शायद हो सकता है कि कई पिछले आपके हरियाणा, महाराष्ट्र, अब दिल्ली के बाद बीजेपी जो है चाहेगी कि हम अकेले जाएँ कुछ करें, लेकिन ऐसा हुँ, बीजेपी में है नहीं। वो जाएगी नीतीश कुमार के साथ ही। हुँ, और नीतीश कुमार की बेटे को आपने सुना होगा निशांत को कि उनको फेस बनाया जाए, पहले से डिक्लेयर किया जाए। तो ये जेडीयू से प्रेशर भी आएगा। लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि कितनी सीट पे नीतीश कुमार लड़ते हैं। अगर आप देखिए, अगर बीजेपी ये देखिए 2020 में जो साथ में गए थे चुनाव हुँ, में, तो नीतीश कुमार ने 115 सीटें लड़ी थी और बीजेपी ने 110। तो नीतीश कुमार उसमें 115 सीट में केवल 43 सीट्स जीते थे वो, और 110 में बीजेपी जीती थी 74। तो स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का काफ़ी कम हो गया था। हुँ, लेकिन नीतीश कुमार फिर उसका जस्टिफिकेशन, जब नेगोशिएशन चलेगा सीट का, उनका फिर आर्ग्यूमेंट होगा कि भाई पिछली बार आपने चिराग पासवान को हमारे पीछे लगा दिया था। चिराग हुँ, पासवान हम मोदी के हनुमान कह के घूमते थे, और जहाँ-जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट थे, चिराग पासवान ने सब जगह कैंडिडेट फील्ड किए हुँ, और बहुत सारी सीटों पे डैमेज किया। तो वो कहेंगे भाई वो तो आपने हमको डैमेज करवाया। क्यों तो इसलिए हमारा ये आ गया, क्योंकि जी, 43 जो हो गया, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में फिर देखेंगे आप स्ट्राइक रेट जेडीयू का इनफैक्ट बेटर है हुँ, बीजेपी से। बीजेपी के पास 17 सीटें थी, उसमें से बीजेपी केवल 12 सीट जीती। हुँ, जेडीयू का 16 सीट कंटेस्ट किए थे, उसमें 12 जीते। तो बोलिए कि हमारा स्ट्राइक रेट ये है। जी, तो सीट शेयरिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और कौन सीट कितना लेता है। अब तो चिराग पासवान इनके अलायंस के ही पार्टनर हैं, कुछ और भी पार्टीज हैं, तो कौन कितने सीट पे लड़ता है, फिर कौन कितनी सीटें जीतता है। हुँ, अगर 2020 टाइप का रिजल्ट आया तो हो सकता है नीतीश कुमार शुरू में रहें, जी, शायद बीजेपी मान जाए या नहीं माने, वो तो खैर रिजल्ट के बाद पता चलेगा। हुँ, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बीजेपी देखिए कोशिश करना शुरू करेगी कि कैसे हम वापस आ जाएँ। देखिए नीतीश कुमार अगर हार गए, अगर एनडीए हार गई बिहार में, तो फिर जेडीयू खत्म है। क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार का अब अगला उस उनका जितना एडवांसिंग एज है, तो लोग उनमें फ्यूचर अपना देखेंगे नहीं। तो हारने के बाद तो फिर उनके नेता जेडीयू के आपको टूटना शुरू होंगे, बिकॉज़ दूसरा कोई नेता है नहीं जेडीयू का। हुँ, तो वो टूटेगा। लेकिन अगर जीत गए तो फिर वो पावर प्ले कैसे चलता है वो देखना पड़ेगा। वही कहें नीतीश कुमार के पास कितने एमएलएज़ हैं, वो कितने डोमिनेंट रहेंगे अगला गवर्नमेंट में अगर जीती एनडीए तो। जी, उस पे डिपेंड करेगा जेडीयू का फ्यूचर, लेकिन बहुत दिनों तक जेडीयू नहीं रहेगा, बिकॉज़ नीतीश कुमार ने अगला कोई अपना सक्सेसर कोई ना अनाउंस किया है, ना ऐसा कोई चेहरा बनने दिया है। तो जेडीयू कितने दिन तक रहेगी भविष्य में, कितने साल तक चलेगी और कब तक नहीं टूटेगी, ये
स्पेकुलेशन का विषय हो सकता है, जी। लेकिन मेरा पर्सनल राय ये है कि बहुत ज़्यादा साल तक शायद मतलब इस तरह से कंटिन्यू नहीं करे। इलेक्शन के साल, 2 साल, 3 साल में उसके बाद ही देखेंगे बहुत कुछ होगा जेडीयू में। देखिए अगला सवाल अभिषेक सिंह का है, बोल रहे महाराष्ट्र में जो हो रहा है क्या सच में फडणवीस और शिंदे के बीच सत्ता की लड़ाई है? शिंदे को क्या शिकायतें थी जब उन्होंने रिलक्टेंटली ही सही फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था? देखिए इनका शिंदे का मानना है जो कि हमें उनकी पार्टी के लोग बताते हैं हुँ, कि चुनाव हमने जितवाया है। हुँ, अब लाड़की बहन योजना अगर बहुत ज़्यादा जो अब आया है उसमें कि लाड़की बहन योजना के कान जीते तो वो हमने शुरू की थी। हुँ, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे इतना पुश किया एज सीएम, तो हमने कम सीटें लड़ी होगी आपसे हुँ, और आपका स्ट्राइक रेट बेटर होगा, लेकिन गवर्नेंस मेरे गवर्नेंस पे आपको वोट मिला है एनडीए को, महायुति को। जी। और इसीलिए कंटिन्यू ये कह सीएम चेयर पे इसलिए हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो वो उनका क्लेम था और क्लेम मतलब फॉर चीफ मिनिस्टरशिप की मुझे सेकंड टर्म मिलना चाहिए, हुँ, जो नहीं हुआ। बीजेपी के पास इतनी सीटें आ गई तो क्या होने वाला है उसमें। लेकिन अभी जो हो रहा है अभी सही में बहुत मेजर डिफरेंसेज हैं, क्योंकि वो आप फडणवीस को भी देख रहे होंगे, फडणवीस लगातार पुश किए ही जा रहा है। अब कई डिसीजन जो इन्होंने लिए शिंदे गवर्नमेंट ने उस पर इंक्वायरी बैठा दी है, हुँ, कई डिसीजन पे इंक्वायरी बैठाई हुई है। बहुत सारी जो स्कीम्स इन्होंने लॉन्च किए या जिसको पुश किया उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो डेली कुछ ना कुछ डिसीजन आता है चीफ मिनिस्टर की तरफ से या उस गवर्नमेंट की तरफ से, फडणवीस लेड गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि शिंदे को अंडरमाइन करता है। जी। तो ऐसे लगता है जैसे शिंदे का जो है जो कंट्रीब्यूशन उसको जैसे उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हो, शिंदे ने जो कुछ किया रिवर्स कर रहे हैं। प्लस इंक्वायरी जो ये काफी डिस्टर्बिंग हो रहा है, फिर इंक्वायरी में क्या रिजल्ट आएगा, कहाँ तक बात जाएगी। हुँ, तो कई इन्होंने जो शुरू किया था जैसे बसेज को रेंट पे लेने का था, उसको इन्होंने हटा दिया। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट था जैसे जालना में, उस पे इंक्वायरी बैठा दी है। मतलब कई चीज़ों में इंक्वायरी पे इंक्वायरी बैठ रही है, जैसे कि हमारे पिछला गवर्नमेंट जैसा पोजीशन का नहीं होता, जो उस जी। गवर्नमेंट ने ये किया तो इसकी हाँ। इंक्वायरी करवाओ, उसका स्कीम खत्म करो। वो करीब-करीब वही हो रहा है महाराष्ट्र में अभी। तो इसीलिए दोनों में जो है सो एक रिफ्ट बढ़ता जा रहा है। देखिए आखिरी सवाल गौतम सिंह का, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के एलिगेशंस की सीआईडी उनका फ़ोन टैप कर रही है, जिसके लिए उनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया। इससे पहले हरियाणा में अनिल विज के भी बगावती तेवर दिखे थे। इज बीजेपी लूजिंग ग्रिप ओवर इट्स हाउस? क्या बीजेपी एक तरह से पकड़ खो रही है? ये है इस पे, लेकिन इस पे मैंने पिछले सप्ताह नहीं, मंडे को मैंने अपने हुँ, पॉलिटिकली करेक्ट किया है। इसी विषय पे ही है। देखिए विज और मीना की बातें दोनों चीफ मिनिस्टर एस्पिरेंट्स थे। हुँ, अब धीरे-धीरे उखड़ना शुरू हो गए हैं, बिकॉज़ फ्रस्ट्रेशन धीरे-धीरे उनका निकल के आ रहा है। अब जैसे विज अटैक कर रहे हैं अपने सीएम नायब सिंह सैनी पे, अपने स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट पे। हुँ, मीना यहाँ जाइब ले रहे हैं आपको, मतलब मीना भजना शर्मा गवर्नमेंट को क्वेश्चन करके हमारी फ़ोन टैपिंग करवा रहे हैं। हुँ, मीना भी चीफ मिनिस्टर एस्पिरेंट, तो सबों को जो जो चाह रहे थे वो मिला नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये बीजेपी में अनुशासन की जो बात है, ये एक लार्जर इश्यू है जो कि जिसको मैंने इस पे एक करीब लंबा से मैंने वीडियो किया था मंगलवार को पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड में। हुँ, तो इस वीडियो को हम लोग अपलोड बिल्कुल। कर देते हैं तो बहुत हुँ। ज़्यादा मैं व्यूअर्स का समय नहीं लेना चाहूँगा जी, उसमें। चलिए इस पे हम हुँ, जो डीके जिस वीडियो की बात करें उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो हुँ, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। इसी बात पे हुँ। हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी से गुज़ारिश करूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर, और हमें सोशल मीडिया पर भी फ़ॉलो करें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।